Audio Jungle. एवरीवन, आवर कॉन्शियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सबिहा खातून। स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्या है और इसका विषय वस्तु क्या है, इसको हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। वैसे तो साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज है, इसको बहुत सारी शाखाओं में बांटा गया है, लेकिन मेनली इसको दो भागों में बांटा गया है, बेसिक और बेसिक और प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम देखेंगे बेसिक साइकोलॉजी क्या है और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, बेसिक और प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इट्स फॉर्मुलेशन ऑफ psychological principle and theories based on observation and understanding. It is replicable. Father of basic psychology is William Wundt. And applied psychology. Applied psychology is the use of psychological methods to solve practical problems of human and animal behavior. Father of applied psychology, Hugo Munsterberg. स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि बेसिक साइकोलॉजी में क्या होता है, जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, वो सब बेसिक साइकोलॉजी में बनती हैं। ये हमारे ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, ये रिप्लिकेबल होता है, इसे दोहराया जा सकता है। एंड जो फादर ऑफ बेसिक साइकोलॉजी थे, बेसिक साइकोलॉजी के पिता किन्हें माना जाता है? विलियम वुंड को। एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बेसिक साइकोलॉजी में बने होते हैं, उनका प्रैक्टिकल यूज़ हम अप्लाइड साइकोलॉजी में करते हैं। ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अप्लाइड साइकोलॉजी में बेसिक साइकोलॉजी के बने हुए थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। एंड फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इज ह्यूगो मुंस्टरबर्ग। हमारे अप्लाइड साइकोलॉजी के पिता किन्हें माना जाता है? ह्यूगो मुंस्टरबर्ग को। स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, टू टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी को देख लिया कि इन दोनों में क्या क्या होता है। अब बेसिक साइकोलॉजी के भी अलग अलग इनके भी ब्रांचेस है, अलग अलग इनके भी टाइप्स है, इनको भी बहुत भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया। वैसे तो इनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स है उसको अब हम देख लेते हैं। ब्रांचेज ऑफ बेसिक साइकोलॉजी: जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पारा साइकोलॉजी, जियोग्राफिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी से इनको देखेंगे कि इन सब में क्या क्या होता है, आखिर हम इन सब में क्या स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी बेसिक साइकोलॉजी के ब्रांचेस को देखा कि बेसिक साइकोलॉजी को कितने भागों में बांटा हुआ है। अब हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है। सबसे पहला है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है? स्टडी द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई ऑफ पर्सन्स बिहेवियर। इसमें हम जनरल साइकोलॉजी में हम मनुष्य के व्यवहार के मूल सिद्धांतों को देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई मनुष्य अगर व्यवहार कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, इन सब के बारे में हम इसमें जानते हैं एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट के द्वारा। एंड नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडी ऑफ पीपल who suffer from psychological disorder, behavior and thoughts and emotions such as depression, schizophrenia, bipolar disorder। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है, जो
इसमें हम वैसे लोगों की स्टडी करते हैं, वैसे लोगों का अध्ययन करते हैं जिनका व्यवहार जो होता है, जो जिनका बिहेवियर जो होता है वो नॉर्मल लोगों से अलग होता है, वो असामान्य होता है, किसी न किसी मानसिक रूप से वो ग्रसित होते हैं और उनका सोच, उनका व्यवहार या उनका संवेग वो डिफरेंट होता है एक नॉर्मल लोगों से। हम यहाँ पे देखते हैं जैसे या फिर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है, उनसे वो ग्रसित होते हैं, तो उनका व्यवहार बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम वैसे लोगों का चाइल्ड साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस of children, and these process differ from adults, how they develop from birth to the end of adolescence. Students, चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजी में हम देखते हैं यह बच्चों का एक मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। बच्चे जो बाल्यावस्था, शैशवावस्था से लेकर और एडोलसेंस के अंत तक के स्टेज को हम इसमें देखते हैं। बाल्यावस्था से लेकर और एडोलसेंस तक उनका मतलब किशोर अवस्था तक उनका जो व्यवहार होता है, बच्चों का जो व्यवहार होता है वो दूसरे बच्चों से अलग कैसे हो जाता है, या फिर बाल्य अवस्था में जो बच्चों का व्यवहार होता है वो किशोर अवस्था के बच्चों से अलग हो जाता है। एक ही बच्चा एक परिस्थिति में अलग अलग तरीके के बिहेवियर कैसे करने लगते हैं, और एक ही सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के बिहेवियर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो उन सब का अध्ययन हम इसमें देखते हैं। और किस तरह से बाल्य अवस्था और से लेकर किशोर अवस्था तक इनका विकास होता है, इनका डेवलप किस प्रकार के होते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं जो इनकी चलती हैं बच्चों से लेकर और किशोर अवस्था तक के बीच में जितने भी स्टेजेस आ जाते हैं, जितने भी इसमें डेवलपमेंट आते हैं, इन सब का अध्ययन हम चाइल्ड साइकोलॉजी में करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। Developmental psychology is the scientific study of how and why human beings change over the course of their life. Aim to explain how thinking, feeling and behavior change in life. Developmental psychology विकासात्मक मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड का। इसमें हम देखते हैं कि जो मानव का विकास है वो किस प्रकार शैशवावस्था से लेके किशोर अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक कैसे ये टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता रहता है, समय पर ये कैसे बदलता रहता है। जो सोच बाल्यावस्था में होती है वैसी सोच फिर किशोरावस्था में नहीं होती, उसमें चेंज हो जाता है। एंड जब किशोरावस्था में जो हम सोचते हैं, जैसी फीलिंग होती है, जैसी थॉट्स होती है हमारी, वो हमारे वृद्धावस्था में नहीं होता, ना उस टाइप की इमोशंस होती है। तो ये टाइम टू टाइम हमारी जो चेंजिंग है उसको हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं। चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो या फिर हमारा सामाजिक विकास हो, ये इस तरह के विकास जो समय पर बदलते रहते हैं, उन सब का अध्ययन हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में करते हैं। जैसे वृद्धावस्था में हमारी जो सोच होती है उसमें बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं, हम किशोर अवस्था की तरह उसमें नहीं सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है? What is the experimental psychology? Is an area of psychology that utilize scientific method to research the mind and behavior, including sensation, perception, attention, memory, cognition and emotions। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होता है यह एक साइंटिफिक मेथड होता है, एक वैज्ञानिक मेथड होता है किसी जानने का, किस पे रिसर्च करने का, माइंड और बिहेवियर का, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, ध्यान, मेमोरी, संवेदना,
प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। हम इसमें एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं माइंड और बिहेवियर को जानने के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा है पारासाइकोलॉजी। पारासाइकोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट, यह इसमें पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइकिक फिनोमिना एज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एंड टेलीपैथी। यह पारासाइकोलॉजी जो होता है हमारा, वो साइंटिफिक नहीं होता है और ना ये हमारे सेंसरी पे बेस्ड होता है, यह एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है। जैसे टेलीपैथी, जैसे भविष्य के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, या भविष्य के बारे में हम कोई चीज़ ऐसे बताते हैं कि आगे ये होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें स्टडी की जाती है। अब है हमारा जोग्राफिकल साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी, इसे हम जियो साइकोलॉजी भी बोलते हैं। जियो साइकोलॉजी एग्जामिन्स लिंक्स बिटवीन लोकेशन एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना सच एज हाउ एंड व्हाई पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड सोशल बिहेवियर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। These differences may appear across hemispheres, regions, states and cities। इसमें जोग्राफिकल साइकोलॉजी में हम देखते हैं, यह एक भौगोलिक मनोविज्ञान है। इसमें हम देखते हैं कि एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों से कैसे अलग होते हैं, उनका व्यवहार दूसरे जगह के लोगों से अलग क्यों होता है। जैसे हॉट रीजन्स के जो बच्चे होते हैं वो कोल्ड रीजन के बच्चों से उनमें एक अलग इमोशंस, उनमें एक लर्निंग जो होती है, उन सब में डिफरेंसेस पाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे वेदर का, हमारे लोकेशंस का भी हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है? इसमें हम बिहेवियर और जो हमारा वेदर, क्लाइमेट वगैरह होता है उससे रिलेशंस देखते हैं कि हमारे बिहेवियर पे ये क्या इफ़ेक्ट करता है। एक बच्चे, एक ही एज के बच्चे अगर वो दो अलग अलग स्थानों पे रखा जाता है तो वो अलग अलग तरीके से बिहेवियर करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब का अध्ययन हम ज्योग्राफिकल साइकोलॉजी में करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव, इंटेंशन एंड गोल्स आर constructed within a social context. Understand the nature and cause of individual behavior in social situation. सोशल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अकेले में कुछ और व्यवहार करते हैं, उनका जो वो बिहेवियर होता है वो अकेले में अलग होता है, और जब वो ग्रुप के साथ होते हैं तो उनका बिहेवियर अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? समूह के साथ होने पे, अपने ग्रुप के साथ होने पे उनके बिहेवियर में चेंजिंग क्यों आ जाती है? और इन सब का अध्ययन हम एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं, इसको एक सामाजिक मापदंडों के रूप में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम बेसिक साइकोलॉजी की ब्रांचेस को देख चुके हैं, ठीक वैसे ही अब हम अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस को देखते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन से हैं। पहला क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी एंड मिलिट्री साइकोलॉजी एंड लास्ट पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब हम इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इन सब में हम क्या। अप्लाइड साइकोलॉजी में स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइकोलॉजी जो ब्रांचेस आते हैं वो है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी या जितने भी साइकोलॉजी में जितने भी ब्रांचेस है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, इट कैन बी डिफाइंड एज द असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल, psychological and social factors, understanding of psychological and behavioral problem and disorders। स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमारी मानसिक बीमारियां होती हैं, जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे जुड़े हुए सबका हम
अध्ययन करते हैं। इसमें हम असेसमेंट को देखते हैं, इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती है, या साइकोलॉजी का एक मेन ब्रांच हो जाता है, क्योंकि वैसे लोग, वैसे ह्यूमंस जो बिल्कुल ही किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, वो उनमें जीने की कोई आशा नहीं बचती है, उनके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें वो इससे फ़ायदा उठाकर एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन जैसों को मतलब उनका कोई देखभाल नहीं होता, वो अकेले ही रह जाते, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं बन पाता। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी ने वैसे पेशेंट के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिससे वो ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो सकते हैं, या मानसिक रोगों का निदान करता है। और हमें जितने भी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आती रहती हैं, सबके साथ होती हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन प्रॉब्लम है कि उस सिचुएशन से हम किस प्रकार फेस कर सकते हैं, हमें उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, हमें उसी में रह के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद तो नहीं करना। तो उन सब के लिए एक लेसन्स, एक मार्गदर्शन है क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन learning process from both cognitive and behavioral perspective, understand individual differences, intelligent cognitive development, motivation, self-concept and self-regulation. Students, educational psychology इसमें शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती है, जितनी भी कठिनाइयां होती है, उनका हम अध्ययन करते हैं। और किसी बच्चे को सीखने में जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, उसके कारणों को जानते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे के सीखने में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह दूसरे बच्चों से अलग तरीके से कैसे सीख पाते हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, लर्निंग के रूप में, लर्निंग में या फिर इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे बताने से पहले ही वो हर कुछ जान जाते हैं, वो हर सवालों का जवाब दे देते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती है, उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं कि कैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, उनके सीखने का वो हैबिट जो होता है वो अलग होता है, वो अलग तरीके से याद करते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से समझते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी फोकस ऑन मेजरमेंट of job requirements and individual knowledge, skills, abilities and performance. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जॉब से रिलेटेड जितनी भी एबिलिटीज़ है, जितने भी स्किल्स है, इन सब का अध्ययन किया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वह उस जॉब के लिए उसमें स्किल्स है या नहीं है, उसमें जॉब के अकॉर्डिंग एबिलिटीज़ है या नहीं है, वह अपने उसका जॉब परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब का अध्ययन हम करते हैं इसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। वो अपने जॉब के प्रति कितना संतुष्ट है, उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है, और उसके जो ऑनर है वो उससे कितने संतुष्ट है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसमें कैंडिडेट के स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड उसके नॉलेज, जॉब परफॉर्मेंस सबको देखा जाता है, सबका अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी को हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी बोलते हैं। लीगल साइकोलॉजी is the branch of psychology that interacts with the law, legal system, studies the behavior of clients, criminals and witness etc. लीगल साइकोलॉजी को हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्लाइंट्स के, विटनेस के और जो क्रिमिनल्स है सबके मेंटल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं हम एक लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग।
हम लीगल सिस्टम और मेंटल बिहेवियर जो है हमारा, उन दोनों के बीच इसमें रिलेशन देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आखिर किस वजह से उन्होंने यह अपराध किया, उसके कारणों को देखते हैं। और वो अपराध करने के समय जो उसका मेंटल स्टेटस था, जो उस वक्त उसका जो स्थिति था, वो कैसा रहा होगा, तो उन सब का हम अध्ययन इसमें करते हैं। विटनेस के व्यवहारों को देखते हैं, इसमें हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो भी ह्यूमन बिहेवियर है उसको और एक लीगल सिस्टम दोनों को जोड़ के देखते हैं, दोनों के बीच का हम रिलेशन देखते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी मेनी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड यूज्ड इन पीस एंड वॉर। इसमें जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वह युद्ध के दौरान यूज़ होते। एक मिलिट्री में जितने भी लोग होते हैं उनके स्ट्रेस, उनके डिप्रेशन, उनका जो फैटिज होता है, उनका जो मेंटल लेवल होता है, उन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। वह अपनों से बहुत दूर होते हैं और वो युद्ध के समय में देश की शांति के लिए खुद को दिन रात उसमें मेहनत करते हैं। अपने आप के बारे में ना सोचकर वो देश के बारे में सोचते हैं। तो युद्ध के दौरान जो उनका मेंटल बिहेवियर हो जाता है, जो उनकी स्थिति होती है फिज़िकल और मेंटल, वो काफ़ी दयनीय हो जाती है। तो उस वक्त उनको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, एक क्लिनिकल केयर की ज़रूरत होती है जो कि उनको मेंटल सपोर्ट करे, उनको मेंटली प्रिपेयर करे वो युद्ध के लिए। तो इसलिए वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो जाती है। तो मिलिट्री साइकोलॉजी में हम युद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं और एक मिलिट्री के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, और मिलिट्री मैन के बिहेवियर्स को, उसकी फैटिज को, उसके स्ट्रेस को, उसके डिप्रेशन लेवल को, सबका हम उसमें अध्ययन करते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। द इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, दोनों के बीच आपस में बातचीत को हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में अगर कोई नेता है तो उसमें एक आदर्शवादी नेता के गुण हैं या नहीं है, वह एक नेता बनने लायक है या नहीं है, जनता उससे कितना खुश है, उसमें वो किस प्रकार का नेता है। तो इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम पॉलिटिकल साइकोलॉजी में देखते हैं। हम इसमें पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती, जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, जितने भी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, सबको हम पॉलिटिकल साइकोलॉजी में देखते हैं कि हमारा नेता कैसा है, जनता उससे कितना खुश है, वह किस प्रकार का वो कार्य कर रहा है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। इन सब का अध्ययन हम पॉलिटिकल साइकोलॉजी में करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बेसिक साइकोलॉजी के ब्रांचेस देखा, हमने अप्लाइड साइकोलॉजी के ब्रांचेस देखा। अब दोनों के ब्रांचेस को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बेसिक साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स और थ्योरीज प्रदान करता है तो अप्लाइड साइकोलॉजी उसी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का यूज़ करके समस्याओं का समाधान करता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने दोनों के यूजेस भी देखे कि साइकोलॉजी में क्या सब होता है, कौन कौन साइकोलॉजी किस किस चीज़ों का अध्ययन करता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।